नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोपाल, भिंड और सागर जिले की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां बीसीएलएल की बसें बंद होने से यात्री काफी परेशान हैं। राजधानी भोपाल में नगर निगम की सीमा के बाहर 25 किलोमीटर के दायरे में 11 रूट पर चलाई जा रही बीसीएलएल की 146 बसों का संचालन 1.5 साल से बंद है। इससे यात्रियों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। केवल मंडीदीप की अगर बात करें तो मंडीदीप तक ही 20 बसें चल रही हैं। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का यह कहना है कि करीब 150 से 200 बसें अभी ऑन रूट होना है। कुछ तकनीकी टेंडर प्रक्रिया में विलंब हुआ है। उनकी कोशिशें हैं कि नागरिकों को सुविधा के लिए सभी रूट पर बसें चले। शहर में नागरिकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का भी प्रयास किया जा रहा है। लगभग 150-200 बसें और अभी ऑन रोड होना है। कुछ तकनीकी टेंडर प्रक्रिया में विलंब हुआ है निश्चित रूप से, और हमारी कोशिश है कि बीसीसीएल की सभी बसें नागरिकों को सुविधा की दृष्टि से सड़कों पर चले, और उसके लिए हम संकल्पित हैं। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि बाकी सारी औपचारिकताएं अति शीघ्र पूरी हो जाए, ताकि शहर की नागरिक यातायात सुविधा बेहतर ढंग से संचालित हो सके। तो बसों की कमी से जनता को परेशानी हो रही है, और नगर निगम अध्यक्ष का ये कहना है कि करीब 150 से 200 बसें अभी ऑन रूट होना बाकी हैं। कोई तकनीकी टेंडर को लेकर समस्या आ रही है और उस वजह से बसें जो हैं वो ऑन रूट नहीं हो पा रही है। चलिए अपडेट लेंगे। अपडेट को लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता रिजवान जुड़ गए हैं। रिजवान, सीधा आपके पास आते हुए, क्या कुछ समस्याएं यात्रियों को हो रही हैं? कितनी बसें बंद हैं? और जो बसें बंद हैं, जो नगर निगम अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि कोई तकनीकी टेंडर समस्या को लेकर जो बसें 150 से 200 बसें उनकी तरफ से बताया गया कि ये ऑन रूट होना है, ये कब तक हो जाएंगी? देखिए ऋषिका, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज्यादा यात्री इसमें परेशान हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी अहम बात यह है, 146 बसें जो है काफी बड़ी तादाद में जो है 146 बसें जो है बंद हो चुकी हैं, और काफी लंबे समय से जो है ये बसें बंद हैं। हालांकि कई बार जो है यात्री इस बात को लेकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पर निराकरण नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जो क्षेत्र है, जैसे अगर मंडीदीप से, भोपाल से मंडीदीप की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने वाले जो मार्ग हैं, वहाँ पर ये जो बसें चलती थी उनमें जो है अब ये बसें नहीं चल रही हैं। केवल 20 बसें जो है उनका संचालित वहाँ पर संचालन हो रहा है, जिससे ग्रामीण जो यात्री हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। और जो आसपास के इलाके हैं जहाँ ये बसें जाती थी जिस रूट पर, वो बसें भी वहाँ पर बंद हो चुकी हैं। फिलहाल जो नगर निगम जो अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी, उनका यही कहना है, तकनीकी खराबी और जो कुछ मेंटेनेंस की वजह से जो है इन बसों को जो है बंद किया गया है। जल्दी इसको शीघ्र ही चालू किया जाएगा। इससे पहले हमने जब अध्यक्ष बीसीसीएल के अध्यक्ष से बात की थी, उनका ये कहना था जो ड्राइवर हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और काफी लंबे समय से जो है वो हड़ताल पर हैं। उसके बाद जो है ये बसें फिर समझाइश के बाद जो है बसें सड़कों पर दौड़ी तो थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद जो है बंद होती दिखाई दी। फिलहाल 146 बसें जो है बंद हो चुकी हैं और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए 146 बसें बंद हैं, जिससे काफ़ी सारी दिक्कतें राजधानी भोपाल में हो रही हैं। आने जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिस के लिए लोग रोजाना जाते हैं, उनको भी तमाम समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और जिस तरह से रूट को लेकर बताया जा रहा है कि सिर्फ पंडित तक की अगर बात करें तो 20 बसें वहाँ से संचालित हो रही हैं। 150 से 200 बसें जब चलेंगी तो निश्चित तौर पर इनके रूट जो है वो भी डिसाइड होंगे कि कहाँ से कौन सी बस चलेगी। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि तकनीकी टेंडर प्रक्रिया में विलंब होने के कारण ये बसें नहीं चल पा रही हैं और जल्द ही इनको चलाया जाएगा। रूटों को लेकर बात करें अगर, तो मंडीदीप की जिस तरह से संख्या बताई जा रही है कि 20 बसें चलेंगी, इस तरह से क्या रूट को लेकर अभी कोई अपडेट मिल पा रही है कि कहां से कितनी बसें चलेंगी? बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से
20 बसों का जो है संचालन हो रहा है। कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जो है यात्रियों को करना पड़ता है। हालांकि जो नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो बीसीसीएल के जो नगर निगम जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जो है इस बात को इस चीज को लेकर एग्जिस्ट करते हैं कि बस किस रूट पर चलेगी और कौन से दिन किस रूट पर बस चलेगी, ताकि यात्री कहीं ना कहीं परेशान ना हो। फिलहाल 20 बसों का संचालन और इतनी बड़ी संख्या में होता है तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। हालांकि बोर्ड ऑफिस चौराहे की अगर हम बात करें या तमाम जो ऐसे मार्ग हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जहाँ ऑफिस वगैरह ज्यादा है, जहाँ कॉलेज ज्यादा है, जहाँ से जो स्टूडेंट्स जो इन बसों का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं अब परेशान होते दिखाई दे रहा है। हमने इससे पहले अनादि टीवी पर दिखाया भी था किस तरीके से लोग परेशान होते हैं अपने यात्रा के लिए, और बोर्ड ऑफिस चौराहे के नज़ारे हमने दिखाए थे। कई ऐसे जो मार्ग है जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ ऑफिस हैं, कॉलेजेस हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो जहाँ पर लोग बस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल रिजवान, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें 1.5 साल से बीसीएलएल की 146 बसें बंद हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियां यात्रियों को हो रही हैं, स्टूडेंट्स को या फिर जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको भी। हालांकि मंडीदीप तक का जो रूट है वहां पर बताया जा रहा है कि 20 बसें अभी संचालित की जा रही हैं, लेकिन और भी कई सारे रूट्स हैं। बैरागढ़ की अगर आप बात कर लीजिए या फिर आसपास कोलार साइड की बात कर लीजिए, तो ऐसे तमाम रूट है जहां पर बसों को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें अभी हो रही हैं। नगर निगम अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया है कि कोई तकनीकी समस्या इस वजह से जो 150 से 200 बसें ऑन रोड होनी है वो नहीं हो पा रही हैं, और जल्द ही उन बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे भिंड जिले की, जहां रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और वहीं भिंड जिले में रेत माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। धड़ल्ले से सिंध नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, और तो और रेत परिवहन के लिए माफिया ने अवैध पुल का निर्माण तक कर डाला। जब भोपाल से एनजीटी की टीम रेत खदानों की जांच के लिए पहुंची, तब माफिया रेत खनन के काम में लगे हुए थे। टीम को देखकर माफिया रफू चक्कर हो गए। बता दें कि भिंड जिले के रेत खदानों की जांच के लिए भोपाल से एनजीटी की टीम 3 दिवसीय दौरे पर आई थी। उनके साथ माइनिंग कॉर्पोरेशन, वन विभाग की टीम भी साथ थी। जैसे ही संयुक्त टीम माहिर मुसावली खदान पर पहुंची, तो टीम को देख रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि माहिर और मुसावली के बीच रेत माफिया के जरिए अस्थायी पुल का निर्माण भी किया जा रहा था। खास बात यह है कि उस समय भिंड के खनिज इंस्पेक्टर संजय धाकड़ भी साथ में थे। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने उनसे अवैध रेत खनन को लेकर सवाल किया, तो उस सवालों से बचते नजर आए। हालांकि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में 2 अलग अलग जगह पर कार्रवाई होते हुए करीब आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। तो वही पूर्व मंत्री राकेश चौधरी ने अवैध उत्खनन को लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, भिंड जिला कोई बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे खुला सोना है, वो है रेत सिंध का। और उसकी चोरी, उसकी डकैती जो सत्ता में लोग रहते हैं वो लोग करवाते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, थानेदार और नेता के गुर्गे ये मिलकर भिंड जिले में नदी का उत्खनन करते हैं। सिंध नदी छलनी कर दी गई है। सिंध नदी में कहीं रेत नहीं है ऊपर, लेकिन नीचे से पनडुब्बी लगा के रेत निकाल के नीचे जमीन खोखली की जा रही है। श्रीमान कलेक्टर सर द्वारा दिए गए निर्देशन के पालन में ग्राम बिछौली रोड पर ये 3 ट्रॉली थी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जुड़े हुए पाए गए। उनको पुलिस अभिरक्षा में थाने में रखा गया, अवैध रेत परिवहन करते हुए। इस पर जो आगे की कार्रवाई की जाएगी माइनिंग से। देखिए, तो माहिर और मुसावली के बीच रेत माफिया के जरिए अस्थायी पुल का निर्माण भी किया जा रहा था। अब जब टीम पहुंची तो रेत माफिया में हड़कंप मच गया। हालांकि इसके पहले भी कई बार कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस पर स्थायी कोई भी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोपाल से एनजीटी की टीम पहुंची थी, जिसके बाद रेत
माफिया, वहां से तो रफू चक्कर हो गए, लेकिन अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कार्रवाई कब तक होगी, कब तक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, सीधा आपके पास आते हुए, रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कार्रवाई होती है लेकिन उसके बाद से वही जो काम है वो फिर से शुरू हो जाता है। एक बार फिर से हमने ये देखा कि भोपाल की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां से रेत माफिया रफू चक्कर हो गए। इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की गई है क्या विभाग की ओर से? जी रिस्का, हम बताना चाहेंगे यह पूरा मामला रौन थाना एवं भारौली थाना अंतर्गत का है, जहां पर भोपाल से 4 सदस्यीय टीम एनजीटी की टीम वहां से गठित की गई थी, जिसमें वन विभाग एवं जन संरक्षण विभाग एवं जो रेत के अधिकारी थे वो लोग रेत देखने आए थे कि यहाँ जो रेत की खदानें चल रही हैं तो इन पर क्या जो यहाँ जल में कमी आ रही है, यहाँ पर जल के जो जीव भी रहते हैं इनमें जल के जीव हैं कि नहीं। तो ऐसे में एनजीटी की टीम वहाँ उन माहिर और मुसावली के पास वहाँ पर देखने गई थी। जैसे ही टीम वहाँ पहुंचती हो तो कई रेत के ट्रैक्टर वहाँ पर भरे जा रहे थे, तो ऐसे में वह एनजीटी की टीम को देखकर वहाँ से भाग खड़े हुए और वहाँ पर पाया गया कि रेत की 1000 बोरी भरी पाई गई और कच्चा पुल वहां पर आधा बना हुआ था, जिससे वह ट्रैक्टर सीधे इससे उस पार ले जाते हैं। और नदी पर उन्होंने दोनों तरफ पानी रोक दिया गया, जिससे पानी उसमें ट्रैक्टर ये पार कर लेते हैं। अब जो बोरियां भरी रखी थी इनसे क्या था कि और अच्छा पुल बनाने की तैयारी में थे, वहां पर पाइप भी सीमेंट के रखे हुए हैं और एनजीटी की टीम को देखकर जो उस पार भाग गए, क्योंकि जिससे एनजीटी की टीम नदी पार कर नहीं पहुंच पाएगी। और मुसावली की तरफ जैसे ही ट्रैक्टर भागे तो एनजीटी की टीम ने वहां देखा तो रेत के कई वहां पर 20-20 फुट गहरे गड्ढे पाए गए, लेकिन वहां पर मौके पर खनिज अधिकारी भी थे। अब मौके पर खनिज विभाग के द्वारा वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि खनिज इंस्पेक्टर वहां पर संजय धाकड़ जो एनजीटी की टीम के साथ गए थे। अगर वहां पर कच्चा पुल बनाया गया था तो कच्चे पुल को तुरंत हटवाना चाहिए था, जो बोरियों में रेत भरा था उनको तुरंत नष्ट करवाना चाहिए थे, लेकिन खनिज अधिकारी ने ना तो उन पर कोई कार्रवाई करवाई, ना उन गड्ढों खोदने वाले गड्ढों पर कार्रवाई करवाई। क्योंकि नदी पर अगर कोई पानी रोकता है तो ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। कोई भी नदी का पानी नहीं रोक सकता बगैर वन विभाग के और बगैर जल संरक्षण विभाग के अनुमति से। तो वहां पर जो ठेकेदार जो रेत का काम कर रहे हैं उन्होंने इस पर पुल बना दिया, तो किसकी अनुमति से पुल बना? क्योंकि जो थाने के अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो देखिए, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, सवाल यही है कि टीम अगर वहां पर पहुंची तो अब टीम ने जब खुद देखा कि किस तरह से वहां पर अवैध खनन किया जा रहा था, ट्रैक्टर भरे हुए रखे हुए थे, जिस तरह से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि रेत की बोरियां भरी हुई रखी हुई हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो कच्चा पुल वहां पर बनाया गया है उसको लेकर कोई भी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो? और इसी को लेकर पूर्व मंत्री राकेश चौधरी ने भी प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए और उसके बाद से फिर तस्वीरें ये सामने आने लग जाती कि कहीं ना कहीं प्रशासन के रेत माफियाओं के साथ मिली भगत, इस तरह के आरोप भी लगने लग जाते हैं। क्यों इतनी ढील वहां पर प्रशासन की ओर से दी जा रही है? कितने लंबे समय से वहां पर रेत का अवैध खनन हो रहा है? और जब इसको लेकर शिकायत की जाती है तो क्या कुछ कहना होता है प्रशासनिक अधिकारियों का? जी, जब इस संबंध में खनिज अधिकारी से बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा इस संबंध में हम कोई जवाब नहीं देंगे। तो इससे यह दर्शाया जा रहा है कि खनिज विभाग अधिकारी इसमें संलिप्तता पाई जा रही है, क्योंकि तुमने अन्य जगह पर उसी रात कार्रवाई की, जिस जगह तुम मौके पर गए वहां पर ट्रैक्टर भरे जा रहे थे, रेत के अवैध डंप लगे हुए थे, कच्चा पुल बना हुआ था, तो कच्चे पुल को क्यों नहीं तोड़ा? वहां पर रेत के डंप को क्यों नहीं नष्ट किया? तुमने जो ट्रैक्टर उस पार खड़े थे, तुमने भारौली वहां थाना पड़ता है, उनसे शिकायत क्यों नहीं की कि इन ट्रैक्टरों पर तुरंत उस तरफ से आए और इन पर कार्रवाई करें? इस तरफ तो एनजीटी की टीम खड़ी हुई थी, अगर उस तरफ से अगर पुलिस आ जाती तो उस तरफ उन पर कार्रवाई हो जाती। तो ऐसा ना करते हुए अन्य थाना क्षेत्र में उन्होंने उसी रात कार्रवाई की, लेकिन इस जगह पर जहां अवैध उत्खनन जोरों पर हो रहा था वहां पर उन्होंने कार्रवाई न करते हुए अन्य थानों पर जो ट्रैक्टर अवैध परिवहन जो भर के रेत के आ रहे थे उन्होंने दूसरे थानों पर जाकर कार्रवाई की। जब इस पर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि उस जगह हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, या किसी का दबाव है या किसी के संरक्षण में चल रहा है, क्योंकि जो ठेकेदार हैं बहुत ही दबंग बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करना खनिज विभाग के बस में नहीं, क्योंकि खनिज विभाग के अधिकारी का यह कहना था कि उस जगह कार्रवाई नहीं कर सकते, ना उस जगह हम जा सकते नहीं है। क्योंकि एनजीटी की टीम के साथ गए तो मौके पर एनजीटी टीम भी रिपोर्ट बनाकर भोपाल ले गई है, लेकिन उस एनजीटी की टीम के सामने तुम देखो रेत माफियाओं के इतने हौसले बुलंद कि उनके सामने उस पार रेत के ट्रैक्टर खड़े करे हुए थे और तुम कच्चा पुल बनाया, जबकि पानी कोई भी यह अधिकार में नहीं लिखा है कि आप किसी नदी का पानी रोक सकते हैं। तो नदी का पानी रोक दिया गया है और उसमें पनडुब्बी डालकर
कर रात्रि में रेत निकाला जाता है। बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर इस पार से उस पार जा रहे हैं, धड़ल्ले से रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं, लेकिन खनिज के अधिकारी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला का आता है। तो ऐसे में बताया जा रहा है उनके संरक्षण में वहां के थाना प्रभारी जो हैं उनके संरक्षण में ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा धड़ल्ले से कई खबर चलने के बाद, शिकायत होने के बाद भी कच्चा पुल नहीं तोड़ा गया और ना बोरियों को नष्ट कराया गया, ना रेत का कारोबार वहां पर रुका। रात्रि में कम से 100 से ऊपर ट्रैक्टर भरे जा रहे हैं। इतनी अवैध मात्रा में वहां पर जल, जो वायु में जीव होते हैं उनको भी बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जल संरक्षण में जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, देखिए लगातार बेहद ही गंभीर अब ये समस्या हो जाती है जब मौके पर खुद अधिकारी मौजूद होते हैं और ये सारा अवैध खनन होते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई रिपोर्ट पेश नहीं की जाती। कई सारे सवाल अब प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से पूर्व मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है और प्रशासन के नाक के नीचे से ही ये पूरा अवैध खनन जो है वो होता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की भी जाती है, क्योंकि टीम रिपोर्ट बनाकर लेकर गई है। अब देखना ही होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो भिंड जिले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खदानों से, जहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। सिंध नदी से ये अवैध खनन हो रहा है रेत का। ये तस्वीरें आप देखिए, एनजीटी की टीम मौके पर पहुंची, खनिज अधिकारी खुद उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, नदी पर कच्चा पुल बनाया गया जिससे इस पार से उस पार रेत को ले जाया जाता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पहले भी इसको लेकर काफी बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की ओर से ये कह दिया जाता है कि हम इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, जो काफी सारे सवाल अब खड़े कर रहा है। और चलिए बात करेंगे अब सागर जिले की, जहां अस्पताल की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 1 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजन में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया। पिता का दावा है कि बच्ची के पास ब्लोअर हीटर चालू था, जिससे उसका पैर झुलस गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन ने विरोध जताया, जिसके चलते पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझाइश देकर शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। एक मासूम की यहां पर मौत हो गई है। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने यहां पर हंगामा किया और लापरवाही के आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाए हैं। इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हुई है। बच्ची के परिजनों की ओर से कहा गया कि ब्लोअर हीटर जो है वो बच्ची के पैर के पास लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसका पैर झुलसा और बच्ची की मौत हो गई। लापरवाही का आरोप लगाया, हंगामा किया। ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही सूचना पुलिस को लगी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह परिजनों को शांत कराया। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सागर से संवाददाता एसएन पटेल जुड़ गए हैं। एसएन, सीधा आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? परिजनों ने आरोप लगाया अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के। टीम वहां पर पहुंची, परिजनों को शांत कराया, लेकिन उसके बाद जब जांच की गई तो क्या सामने आ रहा है जांच में? क्या वाकई अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही थी? देखिए, जांच का विषय तो बाद में उठता है। अभी मैं आपको बता दूं कि सुबह 10 बजे से और अभी भी स्टेट हाईवे पर परिजनों ने बच्ची का शव रखकर चक्का जाम किया है और लगातार चक्का जाम अभी चल रहा है। और परिजनों की मांग है कि जो डॉक्टर थे जिनकी लापरवाही थी वो तत्काल सस्पेंड होना चाहिए और जो पीजी के जो स्टूडेंट थे उस बच्ची का इलाज वो कर रहे थे, जो ड्यूटी डॉक्टर थे वो इलाज नहीं कर रहे थे। और यहाँ तक कि जो परिजन है उनको बच्ची के उसके लिए भी मारपीट की गई है। जो वहाँ के गार्ड थे उसी को सारी क्रियाओं करते हुए आज वो शव रखकर चक्का जाम किए हैं यहाँ जबलपुर स्टेट हाईवे पे और लगभग 6 घंटे हो चुके हैं। और अभी यहाँ हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का अमला एसडीओपी, एसडीएम और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और उनकी मांग है कि जो कलेक्टर हैं जिले के और जो क्षेत्रीय विधायक हैं प्रदीप लारिया जी, वो यहाँ आए वो और यहाँ आश्वस्त करें। इसके बाद में हम लोग चक्का जाम हटाएंगे, अन्यथा यूं ही बैठे रहेंगे। जी ऋषिका।
बिल्कुल एहसन पटेल, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि एक बार फिर से परिजनों की ओर से हंगामा किया जा रहा है, बच्ची का शव रखकर वहां पर प्रदर्शन किया गया। प्रशासन की ओर से बच्ची के परिजनों को अब क्या कुछ समझाइश दी गई, क्योंकि पहले तो मामला शांत करा लिया गया था, लेकिन अब परिजनों की मांग है कि डॉक्टर को ही सस्पेंड किया जाए। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी प्रशासन अधिकारी वहां पर प्रशासनिक अमला है, लेकिन कोई भी किसी भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वहां कोई आ रहा है। जब कलेक्टर की यहाँ तक कि आप देखिए, अगर हम जिला मुख्यालय की बात करें तो वहां से लगभग में 15 किलोमीटर कलेक्ट्रेट की दूरी है। तो वहां जब कलेक्टर की बार बार मांग उठ रही है और कलेक्टर को बुलाया यहाँ जा रहा है, तो कलेक्टर अपने दफ्तर से बाहर नहीं आ रहे हैं और परिजन मांग कर रहे हैं। और अगर हम उसकी इसमें इन्होंने क्या किया है, कलेक्टर साहब ने कि जांच कमेटी गठित की है, जो दोषी होगा उस पर जांच की जाएगी। और जबकि परिजन यह कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर दोषी है तो डॉक्टर पर तत्काल कार्रवाई करें और तत्काल सस्पेंड करें। और सवाल यही उठता है कि अगर जांच का ये विषय है तो जांच तो जारी रहेगी ना। अगर डॉक्टर दोषी है तो उसको तत्काल सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? अगर सही पाया जाता है जांच के बाद बहाल किया जाएगा। जी ऋषिका। बिल्कुल एहसन, अब देखिए परिजनों की ओर से मांग तो की जा रही है, हालांकि ये जांच का विषय है, जांच कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन इस अस्पताल की जहां पर बच्चे की मौत हुई है इसकी बात करें तो क्या इस तरह के मामले पहले भी इस अस्पताल से सामने आ चुके हैं? और जिस डॉक्टर पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या इस तरह की लापरवाही पहले भी डॉक्टरों की ओर से की जा चुकी है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी इस तरह के कई सारे मामले आए हैं और कई सारे मामलों की हमने रिपोर्टिंग भी की है और खबर भी दिखाई है। यहाँ ऐसे आए दिन मामले होते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ का प्रशासन का रवैया है वो ठीक नहीं है, कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं ऐसे कितने मासूम बच्चों की जान जा रही है। और जबकि ये बुंदेलखंड का सागर संभाग का ये सबसे बड़ा बीएमसी हॉस्पिटल है, यहाँ इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं, मंत्री भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो भोपाल लेवल के अधिकारी बैठे हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही यहाँ पर जाने जा रही हैं और यहाँ ऐसे गरीब लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जी ऋषिका। बिल्कुल एहसन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ये बदहाल स्थिति हम देख पा रहे हैं। आपने जैसा कि कहा कि कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इस ना अस्पताल पर की गई है ना डॉक्टरों पर की गई। हालांकि अब प्रदर्शन लगातार बच्चे के परिजनों की ओर से किया जा रहा है, प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। अब देखना होगा कि इस मामले को सामने आने के बाद क्या कोई कार्रवाई की जाती, क्या कोई सतर्कता बढ़ती जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सागर से, जहां बुंदेलखंड का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, और इसकी लापरवाही से बच्ची की एक मौत हो गई है। 1 साल की बच्ची की मौत हुई है। परिजनों की ओर से लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। अस्पताल में भी प्रदर्शन किया गया, उसके बाद अब स्टेट हाईवे पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासनिक अमला शांत कराने में जुटा हुआ है, लेकिन ना डॉक्टर पर कोई कार्रवाई की जा रही है, ना अस्पताल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। भोपाल, भिंड और सागर के अलग अलग मामले हैं जहां पर लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ही बरती जा रही है। भिंड की जहां पर बात की जा रही है तो रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है, तो वही सागर में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल अवस्था में है। अब देखना ही होगा कि इन तमाम मामलों पर कार्रवाई कब तक की जाती है, कब तक लोगों को इन समस्याओं का समाधान मिल पाता है। फिलहाल के लिए हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।